नमस्ते। आज हम सिर्फ डरावनी कहानियां सुनने नहीं वाले, बल्कि हम उस फॉर्मूले को समझने वाले हैं जो उन्हें इतना असरदार बनाता है। क्योंकि देखिए, जो अच्छी हॉरर कहानियां होती है ना, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती। वो एक सोची समझी बनावट पर आधारित होती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक अच्छी डरावनी कहानी बनती कैसे है? मतलब जंप स्केयर्स और डरावने चेहरों से हटके वो कौन सी खास चीजें हैं जो कहानी को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बसा देती हैं? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। और इस बात को समझने के लिए हम 3 कहानियों को अपने केस स्टडी की तरह देखेंगे। ये तीनों कहानियां हमें दिखाएंगी कि मॉडर्न हॉरर के पीछे एक बहुत ही साफ और असरदार, कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट काम करता है। तो इस फॉर्मूले का जो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है ना, वो है एक ऐसी जगह जिसे अतीत के किसी बड़े अन्याय ने जहरीला बना दिया हो। वो जगह खुद एक जेल बन जाती है। एक ऐसी जेल जहां बेचैन आत्माएं हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। अब यहां देखिए, जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि तीनों कहानियों की नींव में एक गुनाह दबा हुआ है। नीलगिरी अपार्टमेंट में बिल्डर दादा का वो 11 बलियों का खूनी वादा, विवेक के घर में उसकी पहली पत्नी काव्या का वो सच जिसे सबसे छिपाया गया, और अस्पताल के मुर्दा घर में निधि का अधूरा अंतिम संस्कार। और ये लाइन, सोचिए जरा कितनी खौफनाक है। ये एक पल में साफ कर देती है कि कैसे वो जगह और वहां के लोग, जैसे ये वॉचमैन रामू काका, उस जगह के काले इतिहास से पूरी तरह बंधे हुए हैं, और वो तो बाकायदा इंतजार कर रहे हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि ये अनसुलझे गुनाह ही आत्माओं को ताकत देते हैं। यही वजह है कि नीलगिरी अपार्टमेंट्स में आरुषि बार बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन चाहे वो लिफ्ट हो या सीढ़ियां, हर बार वो घूम फिरकर अपने ही फ्लैट के सामने पहुंच जाती है। वो जगह उसे बाहर जाने ही नहीं देगी, क्योंकि वो उस जाल का हिस्सा बन चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जगह तो शापित हो गई, ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं उन आत्माओं की जो इन जगहों पर भटक रही हैं। आखिर वो हमारी दुनिया में क्यों रह जाती हैं? उन्हें क्या चाहिए? उनका मकसद क्या है? तो यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। इन आत्माओं के जो मकसद है ना, वो मोटे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ नीलगिरी अपार्टमेंट के मजदूर हैं, जिन्हें सिर्फ बदला चाहिए, खून का बदला खून, बस। और दूसरी तरफ हैं काव्या और निधि, जो किसी तरह का नैतिक या आध्यात्मिक इंसाफ ढूंढ रही हैं। और यही बात कहानी को बहुत चिलिंग बना देती है। नीलगिरी अपार्टमेंट की आत्माओं को सिर्फ किसी की मौत नहीं चाहिए, नहीं, उन्हें एक अधूरा वादा पूरा करवाना है। उन्हें 11वीं बलि चाहिए, जो बिल्डर के ही खानदान की हो, यानी आरुषि। काव्या के ये शब्द, इनसे उसकी तड़प साफ झलकती है। उसे सिर्फ अपनी सास से बदला नहीं लेना है, बल्कि उस सच को वापस पाना है जिसे झूठ ने तबाह कर दिया था। वो अपनी इज्जत, अपनी सच्चाई, वो सब वापस चाहती है। और फिर आती है निधि की कहानी, जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, उसे किसी से बदला नहीं लेना था। अस्पताल की उस चौथी खिड़की से झांकती उसकी आत्मा तो सिर्फ मदद के लिए पुकार रही थी, ताकि उसका अधूरा अंतिम संस्कार पूरा हो सके और उसे आखिरकार शांति मिल सके। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर। इन कहानियों में अन्याय को बैलेंस कैसे किया जाता है, क्योंकि हर कहानी एक बहुत ही अलग और अनोखा न्याय देती है। इन कहानियों के जो अंत हैं, वो 3 अलग-अलग रास्तों पर जाते हैं। एक में एक दुखद बलिदान होता है, दूसरे में एक नैतिक सजा मिलती है, और तीसरे में आध्यात्मिक शांति के जरिए न्याय मिलता है। रामू काका का ये एक डायलॉग, बस यही वो लाइन है जो पहली कहानी के क्रूर अंत की टोन सेट कर देती है। यहाँ न्याय एक लेन-देन है, बेरहम, भयानक और जिसे टाला नहीं जा सकता। यहां आत्माओं के लिए न्याय का मतलब है एक बेगुनाह की मौत। आरुषि को अपने दादा के पापों की कीमत चुकानी पड़ती है, और उस अपार्टमेंट को अपनी 11वीं बलि मिल जाती है, हिसाब बराबर। ये जो लाइन है ना, ये एक बिल्कुल अलग तरह के न्याय की बात करती है। ये कानूनी सजा से कहीं आगे की चीज है, एक गहरी, एक मनोवैज्ञानिक सजा, जो विवेक अपनी मां को देने का फैसला करता है। काव्या को फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल जस्टिस मिलता है। उसकी क्रूर सास को जिंदगी भर के अकेलेपन में धकेल दिया जाता है, जहां वो अपने ही बेटे की शक्ल देखने और आवाज सुनने तक के लिए तरसती रहती है। ये एक बहुत ही अनोखी नैतिक सजा है। और अब निधि की गुहार सुनिए। इसमें सजा की मांग नहीं है, बदले की आग नहीं है। उसका न्याय शांति से जुड़ा है, अधूरेपन को पूरा करने से जुड़ा है। वो बस अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करना चाहती है। तो इस कहानी का जो अंत है, वो किसी सजा से नहीं होता,
बल्कि एम्पैथी से होता है, एक आध्यात्मिक जरूरत पूरी करने से होता है। जब डॉक्टर प्राची निधि के परिवार को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करवाती है, तो उस आत्मा को मोक्ष मिल जाता है, न्याय पूरा हो जाता है। तो इन सब का मतलब क्या है? ये कहानियां सिर्फ भूतों के बारे में नहीं हैं। ये इतनी शक्तिशाली इसीलिए हैं क्योंकि ये हमारे असल दुनिया के गहरे डरों को छूती हैं, उन डरों को जिन्हें हम हर रोज महसूस करते हैं। मतलब जब इन कहानियों की परतें हटाई जाती हैं ना, तो असल में हमें इंसानी फितरत की सच्चाई दिखती है। नीलगिरी अपार्टमेंट की कहानी बिल्डर के लालच का नतीजा है, काव्या की कहानी परिवार से मिले धोखे की क्रूरता के बारे में है, और निधि की कहानी वो हमें समापन और संस्कारों के महत्व को समझाती है। तो दी बॉटम लाइन इज, असली डर भूत नहीं है। असली डर तो वो अन्याय है जिसने उस भूत को पैदा किया है। असली हॉरर तो वो लालच, वो धोखा और वो लापरवाही है। इन कहानियों को देखने का एक और नजरिया है, कर्म का नजरिया। यहाँ कर्म कोई धीरे धीरे काम करने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि एक एक्टिव डेट है, एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाना ही पड़ता है, और अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो उसकी वसूली बहुत ही खौफनाक तरीके से होती है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बनता है, इन तीनों कहानियों में डर का असली स्रोत क्या था? क्या वो भटकती आत्माएं थीं, या फिर वो इंसानी हरकतें, लालच, विश्वासघात और उपेक्षा जिन्होंने उन आत्माओं को जन्म दिया?